So now we are going to start another chapter of jurisprudence, lesson number 12, special court tribunal under Companies Act and other legislation. तो आज हम लोग एक और इजी सा चैप्टर करने वाले हैं. छोटा सा चैप्टर है लेसन 12 स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल. और ये चैप्टर है क्या, पहले 5 मिनट जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं. सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या है ये चैप्टर, ठीक है, और इसमें हम लोग प्राइमरीली क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो कुछ भी शुरू करने के पहले आई वांट एन आंसर, ये स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल ये क्या चीज है. सबसे पहले तो हमको ये बताओ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ कोर्ट एंड अ ट्रिब्यूनल. कोर्ट और ट्रिब्यूनल में कोई फर्क है? चलो हम और आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं. हमको ये बताओ, हैव यू हर्ड एनी ट्रिब्यूनल. किसी ट्रिब्यूनल का नाम सुना है आपने? कैन यू गिव मी द नेम ऑफ एनी ट्रिब्यूनल. फटाफट से आंसर आने लग गए, लिखना भी आसान था, छोटा सा है. फटाफट से बताइए किस ट्रिब्यूनल का नाम सुना है आपने आज तक. बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं एनसीएलटी. बाकी लोग भी उनका देख के तो लिख दो कम से कम एनसीएलटी. एंड व्हाट इज एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट. आई एम वेरी श्योर कि सबने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का नाम आज तक जरूर सुना होगा. इसके अलावा किसी ने किसी और ट्रिब्यूनल का नाम सुना है? अब देखते हैं. एनसीएलटी तो इजी था. हैज एनीवन हर्ड एनी अदर ट्रिब्यूनल? अच्छा, बड़े इंटेलिजेंट हो. एनसीएलटी ठीक है भाई, ये तो भाई बहन हो गए. एनसीएलटी और एनसीएलटी तो ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट हो गया. इसके अलावा बताओ. बड़े बड़े शैतान बच्चे हैं. एनसीएलटी पूछा तो दूसरा बताया एनसीएलटी. एनसीएलटी और एनसीएलटी अभी साइड में रखो, ये हो गया एक टॉपिक. एनी अदर ट्रिब्यूनल इफ यू हैव हर्ड. क्या अब सारे शॉर्ट फॉर्म लिखोगे? अब सारे शॉर्ट फॉर्म लिखोगे. अच्छा, हैज एनीवन हर्ड अबाउट ग्रीन ट्रिब्यूनल? क्या किसी ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सुना है? हाँ, सैट एक बच्चे ने बोला, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. ओके, वेरी गुड. ओके, ट्रिब्यूनल की, ग्रीन ट्रिब्यूनल की मैं आपको बात बता रही थी. देखिए, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि भाई क्या है ये ट्रिब्यूनल, ये कोर्ट क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं. देखिए, कोर्ट एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको हम लोग हमारे देश में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कहते हैं. यानी जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होती है, जब भी किसी लॉ का कोई इन्फ्रिंचमेंट होता है, तो जो पावर्स दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जो पावर्स दी गई हैं वो दी गई हैं कोर्ट्स को. जिसमें से भी हम लोग प्राइमरीली बात करते हैं हाई कोर्ट की एंड सुप्रीम कोर्ट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी हैं कोर्ट को, और ये कहा है कि जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगी, जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, तो मैटर जाएगा कोर्ट्स के पास. बट प्रॉब्लम धीरे धीरे ये अराइज होने लग गई कि भाई हमारे देश में समस्याएं बहुत हो रही थी, प्रॉब्लम्स बहुत अराइज हो रही थी, और कोर्ट बहुत कम थे. एज ए रिजल्ट ऑफ विच इन कोर्ट्स के पास केसेस के बर्डन होने लग गए. आपको पता होगा हमारी कंट्री के अंदर आज अगर आप कोई केस करते हो तो उसकी तारीख आते आते, उसका डेट आते आते, शेड्यूल आते आते बहुत साल निकल जाते हैं. ठीक है, दिस इज द व्हाई दिस इज सो. दिस इज बिकॉज हमारी कंट्री में कोर्ट्स कम है, केसेस बहुत ज्यादा है. तो ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ कोर्ट्स के बर्डन को कम किया जाए और कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के लिए अलग से कोर्ट बना दिए जाएं, स्पेशल कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल ये सोचा गया कि भैया कंपनी की पहले जो भी डिस्प्यूट्स होती थी, कंपनी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होती थी, वो डिस्प्यूट्स भी जाती थी कोर्ट्स के पास. अब कोर्ट ये कह रहे भैया हमारे पास ऑलरेडी इतने केसेस हैं, हम सारे इंपॉर्टेंट केसेस देखें कि कंपनी के केसेस देखें. तो ये सोचा गया कि ठीक है, कंपनी के केसेस देखने के लिए हम एक स्पेशल कोर्ट अलग से बना देते हैं, और ये जो स्पेशल कोर्ट होंगे, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मैटर्स ही एंटरटेन करेंगे. ठीक है, हम लोग इनको कॉजी जुडिशियल बोलते हैं. एक शब्द बोला हमने आपके सामने, कॉजी जुडिशियल. कॉजी का मतलब होता है पार्शियली जुडिशियल. ये जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं ये एक्चुअल में कोर्ट नहीं होते, ये हर तरीके का मैटर एंटरटेन नहीं कर सकते. ये सिर्फ और सिर्फ वो काम कर सकते हैं जो काम इनको दिया गया है. ठीक है, तो ये कोर्ट तो होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कोर्ट का काम नहीं करते हैं. इसलिए इनका काम होता है
या हम इनको क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, पार्शियली जुडिशियल। तो भाई ये देखा गया कि कोर्ट्स के बर्डन को कम करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए, और स्पेशल कोर्ट से कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मैटर्स में डील करिएगा, और इन्हीं स्पेशल कोर्ट्स को अल्टीमेटली क्या नाम दे दिया गया, ट्रिब्यूनल। ओके, तो ट्रिब्यूनल जब भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है स्पेशल कोर्ट जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, और वो कोर्ट उस पर्पस के अलावा कोई दूसरा केस एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप सबने बताया एनसीएलटी। नाउ मैंने आपको बताया कंपनीज के मैटर्स बहुत सारे हो गए थे, कंपनीज के मैटर्स को देखने के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिए गए, अलग से ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया, और उस ट्रिब्यूनल का नाम क्या रखा गया, एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नाउ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नाम से समझ में आ रहा है, ये जो कोर्ट बनाया गया है, ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है, ये किसके डिस्प्यूट्स हैंडल करेगा, ये डिस्प्यूट हैंडल करेगा कंपनीज। और जैसा कि आपको पता होगा, हर एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के बाद एक होती है एपीलेट अथॉरिटी। एपीलेट अथॉरिटी मतलब जहां पर हम लोग अपील्स करते हैं। हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है एडजुडिकेटरी अथॉरिटी और एक होती है एपीलेट अथॉरिटी। जहां पर हम केस करते हैं वो होती है हमारी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी, जो एडजज कर रही है, डिसीजन दे रही है, राइट। और उस एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के दिए हुए डिसीजन के खिलाफ अगर हम अपील करना चाहते हैं तो हम जाते हैं उसकी एपीलेट अथॉरिटी के पास। बिल्कुल वैसे ही एनसीएलटी है हमारी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी, और एनसीएलटी के अगेंस्ट अगर हम अपील करेंगे तो हम जाएंगे इसकी एपीलेट अथॉरिटी के पास, जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल्स हैं जो स्पेसिफिकली कंपनी लॉ के पर्पस के लिए बनाए गए हैं, कंपनीज के पर्पस के लिए बनाए गए। होगा क्या, फायदा क्या होगा, ऑर्डिनरी कोर्ट्स का बर्डन कम हो गया, ठीक है। अब कंपनी के जो केसेस हैं वो इनके पास आते हैं, नॉर्मल कोर्ट्स का बर्डन कम हो गया, और कंपनी के केसेस का स्पीडी डिस्पोजल होने लग गया, मतलब जल्दी जल्दी केस सॉल्व होने लग गए। एक दूसरा नाम हमने आपके सामने लिया था, ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल, गेस करो ग्रीन ट्रिब्यूनल कैसे केसेस देखता होगा, गेस करके बताओ ग्रीन ट्रिब्यूनल किस तरीके के केसेस हैंडल करता होगा। ग्रीन वर्ड हमेशा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बताओ। एब्सोल्युटली राइट, सब लोग ने एकदम सही जवाब दिया, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल, एब्सोल्युटली। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है वो इन्वायरमेंट के केसेस देखता है, जैसे पोल्यूशन के केसेस देखता है। तो हमारी कंट्री में जितने भी पोल्यूशन से रिलेटेड केसेस होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं, ये सब के सब कौन से ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल। So this is the main purpose of establishment of a tribunal. As far as this chapter is concerned, हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि भाई ये स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल क्या होता है, ठीक है, और कंपनीज एक्ट के अंडर ये ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग को भी पता है कंपनीज एक्ट के अंडर हमारे दो ट्रिब्यूनल्स हैं, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, ठीक है। चलिए, तो आई होप द इंट्रोडक्टरी पार्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? वैसे ऐसा कुछ समझाया नहीं जो ना क्लियर हो ही जाना चाहिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो नाउ वी शैल बिगिन विद द चैप्टर स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। वेरी इजी, वेरी सिंपल चैप्टर, बट दैट डज नॉट मीन कि ये चैप्टर आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप जो चैप्टर छोड़ के जाएंगे इंस्टीट्यूट उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। चलो, द टर्म ट्रिब्यूनल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ट्रिब्यून, which means magistrates of classic Roman Republic. Tribunal is referred to as the office of tribune, that is a Roman official under the monarchy and republic with the function of protecting plebeian citizens from arbitrary action by patricians magistrate. मैम ये डेफिनेशन तो बहुत ही भयानक हो गई, तो इसको हमें करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। ये बता रहे जर्मन और रोमन के टाइम से ये वर्ड डिराइव्ड है ट्रिब्यूनल, ठीक है।
अ ट्रिब्यूनल जनरली, यहां से मार्क करो, ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन मार्क कर लो, अ ट्रिब्यूनल जनरली इज एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हैविंग एन अथॉरिटी टू जज। कह रहे हैं एक पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन जिसके पास जज करने की अथॉरिटी है, एडजुडिकेट करने की अथॉरिटी है, एडजुडिकेट हमने आपको बताया डिसीजन मेकिंग करने की अथॉरिटी है, और टू डिटरमाइन claims and disputes whether or not it is called a tribunal in its title। तो ये कह रहे हैं एक ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, जो डिस्प्यूट सेटल करती है, जो डिसीजन देती है, जो डिफरेंसेस को खत्म करती है, उसको हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं, भले ही उसके नाम के आगे ट्रिब्यूनल लगा हो या ना लगा हो। तो देखा जाए कोर्ट भी तो हमारे एक तरह से ट्रिब्यूनल ही हुए, बस फर्क इतना होता है कि जो कोर्ट्स होते हैं वो जनरली सारे तरीके के मैटर्स को एंटरटेन करते हैं, लेकिन उन्हीं कोर्ट्स में से अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक मैटर के लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर देते हैं तो वही बन जाता है ट्रिब्यूनल। अब देखो लिखा है ट्रिब्यूनल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ट्रिब्यूनल कौन सी बॉडी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्वाजी जुडिशियल ड्यूटीज। अभी मैंने आपको ये वर्ड बताया क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी का मतलब होता है पार्शियली जुडिशियल। ये पूरी तरह से जुडिशियल नहीं है, ये पूरी तरह से कोर्ट नहीं है, ये वो सारे काम नहीं कर सकते जो कोर्ट करते हैं, ये सिर्फ वो काम कर सकते हैं जो काम इनको डेलीगेट किया गया है, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं कर सकते। मार्क करो इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज नीदर अ कोर्ट नॉर एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। It stands somewhere midway between a court and administrative body. The exigencies of situation proclaiming the enforcement of new rights in the wake of escalating state activity and furtherance of demands of justice. Furtherance of demand of justice कह रहे भाई आजकल बहुत केसेस हो गए हैं, आजकल हर किसी को जस्टिस चाहिए, हर जगह गलत हो रहा है, और इतने इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए ये जरूरी था कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाए किसका? ट्रिब्यूनल्स का। ठीक है, अगेन इस चैप्टर में भी थोड़ी सी लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल मिलेगी, बट आई विल ट्राई कि हम आपको वही चीजें मार्क कराएं, राइट, जो इम्पोर्टेंट है, जो लाइंस इजी हैं। ठीक है, एक और चीज जो मैंने नोटिस करी ज्यूरिस की मिनी सीरीज में, व्हेन आई वाज चेकिंग ज्यूरिस के पेपर्स में, कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग कि हम मॉड्यूल की लैंग्वेज एज इट इज लिख लें, और उस चक्कर में वो कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपका इंग्लिश हिंदी वाला प्रॉब्लम है तो पहली चीज तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामर को छोड़ दो, स्पेलिंग को छोड़ दो, जो इंग्लिश का डर एक आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, इंग्लिश इंग्लिश कैसे, हम बचपन से इंग्लिश नहीं आती, उसको साइड पे रखो। एज फार एज प्रोफेशनल एग्जाम्स आर कंसर्न, आई नो इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। आपको जो आता है, मैं हर बच्चे को ये बोलती हूँ, आपको जो हिंदी में समझ में आया है, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, ट्रांसलेट करो और इंग्लिश में लिख दो। मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, दैट्स इट, बस इतना करना है। वाई आर यू ट्राइंग टू राइट द लैंग्वेज ऑफ द मॉड्यूल व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू सो? फर्स्ट स्टेप सही करो कि हम कॉन्सेप्ट सही लिखें, और जब आप बार बार मॉड्यूल से ही याद करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज याद हो जाएगी। तो मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है, आप बस बिना देखे सुने बिना समझे बस रटने की कोशिश कर रहे हो कि मॉड्यूल की लैंग्वेज आ जाए, और अल्टीमेटली यू आर राइटिंग डिजास्टर्स। आप ऐसी चीजें लिख रहे हो जिसका कोई लिंक ही नहीं है आंसर से। तो इफ यू नो द आंसर, अगर हमने आपसे कोई पर्टिकुलर चीज पूछी, अगर हमने आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पूछी है और आपको हिंदी में उसका मतलब पता है, अब आई नो कुछ बच्चे यहीं पे थोड़ा परेशान हो गए, ये क्या है सेवरेबिलिटी, ये क्या पूछ लिया। So, अगर हमने आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पूछा है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू नो द आंसर इन हिंदी, प्लीज 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 जस्ट ट्रांसलेट इट एंड राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। लेट द मीनिंग कम आउट क्लियरली। एक बार मीनिंग क्लियर हो जाएगा, फिर आप सेकेंड स्टेप आएगा कि इन टेक्निकल वर्ड्स को यूज करो, पहले फर्स्ट स्टेप क्लियर करो। ठीक है, तो आई होप जो अगला टेस्ट होगा उसमें आप ये मुझे नहीं बोलोगे कि आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम इन राइटिंग। राइटिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, आप क्यों सोचते हो कि हमें हाई फाई लैंग्वेज लिखनी है, ये लैंग्वेज तो हम भी नहीं लिख सकते, आप हमको बोलो ये लिखने को, हम भी एज इट इज नहीं लिख सकते, पता नहीं क्या रोमन वोमन लिखा हुआ है। हमें तो भाई ये पूछो ट्रिब्यूनल क्या होता है, हम लिख के बता देंगे, ट्रिब्यूनल क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। अब इफ आई एम यूजिंग द वर्ड क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ये बुक की लैंग्वेज हो गई, तो पूरी लाइन में हमने सिर्फ एक वर्ड यूज कर दिया,
ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। हो गई बुक की लैंग्वेज, इसमें हमने क्या कलाकारी दिखा दी या क्या इंग्लिश की डिग्री लेके बैठ गए। तो यू हैव टू बी क्वाइट इंटेलिजेंट व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स, डोंट ट्राई टू कॉपी द लैंग्वेज ऑफ द बुक। ओके, चलो, तो यहाँ पर हम लोग यही बात कर रहे थे कि क्योंकि जस्टिस के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ट्रिब्यूनल्स का एस्टैब्लिशमेंट जरूरी है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड अ ट्रिब्यूनल इज अ मैनर ऑफ डिसाइडिंग अ डिस्प्यूट। कह रहे हैं बहुत पहले जब ये नया वर्ड लॉन्च हुआ ट्रिब्यूनल का, तो बहुत डिस्प्यूट हुआ कि भैया कोर्ट क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, एंड देयर वर मेनी कंफ्यूजन्स, मेनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। What distinguishes, सिर्फ जो लाइन मार्क करा रहे उतना मार्क कर लो, what distinguishes a court from a quasi judicial tribunal is that it is charged with a duty to decide dispute in a judicial manner and declare the rights of parties in a definitive judgment। कह रहे हैं कोर्ट और क्वाजी जुडिशियल ट्रिब्यूनल में सिर्फ इतना फर्क है कि कोर्ट के पास सारी पावर्स होती है, लेकिन क्वाजी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के पास सिर्फ वही पावर्स होती हैं जितनी पावर्स उनको डेलीगेट की गई हैं। ठीक है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक लाइन ये मार्क कर लो, ट्रिब्यूनल बेसिकली डील विद द केसेस अंडर स्पेशल लॉ। कह रहे हैं ट्रिब्यूनल हर सिचुएशन में नहीं बनाया जाता, स्पेशल लॉ, स्पेशल केसेस के लिए हम ट्रिब्यूनल बनाते हैं विच इज आउटसाइड द कोर्ट। जैसे हमने आपको बताया कंपनी लॉ के लिए हमने बना दिया, या हमने इन्वायरमेंट के लिए बना दिया, या हमने सिक्योरिटीज मार्केट के लिए बना दिया। तो जब भी किसी स्पेशल मैटर के लिए हमें कोड बनाना होता है, देन वी मेक ट्रिब्यूनल। अभी तक सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ट्रिब्यूनल क्या होता है। इसके बाद यहां वाले इस पैराग्राफ पे आ जाइए, टू ओवरकम द सिचुएशन, यहां से मार्क करना, टू ओवरकम द सिचुएशन that arose due to pendency of cases in various court, domestic tribunal and other tribunals have been established under different statute। तो ये कह रहे हैं हर कोर्ट में केसेस पेंडिंग चल रहे थे, इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस को देखते हुए अलग अलग एक्ट ने अपने अपने ट्रिब्यूनल्स बना दिए। ठीक है, फाइन। A tribunal in the legal perspective is different from domestic tribunal। अंडरलाइन करो, द डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज designated to regulate the professional conduct and to enforce discipline among the members by exercising investigatory and adjudicatory powers, whereas tribunals are quasi judicial bodies established to adjudicate dispute। ये पैराग्राफ मार्क कर लीजिए, और यहां पर ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल एंड अ ट्रिब्यूनल, डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल। और आप बहुत ध्यान से मतलब समझने की कोशिश करिए क्या है ये। देखिए डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट है, एक अथॉरिटी है, राइट, और ICSI के अंडर एक डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है। डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट करता क्या है कि जो भी पर्सन ICSI के अंदर गलत काम करता है, या जो भी कंपनी सेक्रेटरी गलत काम करता है, या जो भी स्टूडेंट गलत काम करता है, उसके खिलाफ ये डिसिप्लिनरी बॉडी, ये डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट एक्शन लेता है। नाउ ICSI ने ये जो डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट बनाया है, दिस इज अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल। ये एक डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल है, ठीक है। इसको जो काम दिया गया है, इसको सिर्फ इतना काम दिया गया है कि आपको सिर्फ इन मैटर्स के डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना है, एंड यू हैव अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल कंडक्ट। प्रोफेशनल कंडक्ट मीन्स यू हैव अ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है और इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो अगर किसी प्रोफेशनल बॉडी ने अपना कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया है, जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में भी एक ऐसी डिसिप्लिनरी कमेटी होती थी, डिसिप्लिन कमेटी, जो ये देखते थे कि भाई किसी ने कुछ गलत ना किया हो या कहीं कुछ गलत हो रहा हो, तो वो डिपार्टमेंट एक्ट करता था। तो कोई भी प्रोफेशनल बॉडी अगर अपना खुद का ऐसा कोई डिपार्टमेंट बना लेती है, उसको कहा जाता है डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल। जबकि अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल इज मेड बाय द एक्ट, ट्रिब्यूनल को एक्ट ने बनाया है और उसके पास एडजुडिकेटरी पावर्स हैं। एडजुडिकेटरी पावर्स मतलब उसके पास डिसीजन देने की पावर्स है। तो यही फर्क है डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल में। कह रहे हैं द डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल रेफर्स टू
एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, कह रही है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट ही है, डेजिग्नेटेड टू रेगुलेट प्रोफेशनल कंडक्ट, ये देखने के लिए कि भैया सब लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। आईसीएसआई ने अगर अपना डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल बनाया है तो उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये देखेगा कि कंपनी सेक्रेटरी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, दैट्स इट, ठीक है। एंड टू इन्फोर्स डिसिप्लिन अमंग द मेंबर्स, मेंबर्स जो उसके हैं आईसीएसआई के जो मेंबर्स हैं वो डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ वो देखने का काम है डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल का, ठीक है। जबकि अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करें, ट्रिब्यूनल तो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, ये तो जज के ही बराबर हैं, टू एडजुडिकेट dispute related to specific matters which exercise the jurisdiction according to the statute। कह रहे हैं ये जो लॉ होते हैं, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनको लॉ ने बनाया है और उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर इनको जो पावर्स दी गई हैं ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकती हैं, एंड दे आर पैरेलल टू कोर्ट, यानी एक जैसे कोर्ट ऑर्डर्स पास कर सकता है वैसे ही ये भी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल and judicial tribunal and domestic tribunal. Is this clear to everyone? पहले इतना बताओ सब हैं कि नहीं है? Is everyone there? ऐसा तो नहीं हम अकेले बड़बड़ाने लग गए। डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्लियर है ना? तो डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू कोर्ट, डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल कोई कोर्ट नहीं है। जैसे आपके स्कूल में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती थी, तो कोई बच्चा लेट आया, किसी बच्चे ने शैतानी करी, तो उस कमेटी के पास ले गए और उन्होंने भाई डिसीजन लिया या उन्होंने जो भी सजाएं दी, कुछ भी दी, बट क्या वो डिसिप्लिनरी कमेटी कोर्ट के बराबर थी? क्या वो सजा सुना देते थे? नो, ठीक है। सो दैट वाज अ डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल, जो सिर्फ ये देखने का काम था कि भाई जो हमारे मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनली सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी स्पेसिफिक एक्ट द्वारा बनाया गया जो ट्रिब्यूनल होता है वो अपने उस एक्ट के अंदर कोर्ट की सारी पावर्स एक्सरसाइज करता है, ठीक है, फाइन। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहां पर अब इन्होंने बात करी है एनसीएलटी और एनसीएलएटी की। तो ट्रिब्यूनल क्या है वो सारे इन सारे पैराग्राफ्स में इन्होंने मेंशन किया है, तो हमने अलग अलग लाइंस मार्क करके आपको बता दिया है कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग मूव करते हैं ट्रिब्यूनल से एक स्टेप आगे, बैकग्राउंड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। यानी अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की, राइट। सबसे पहले तो हम लोगों ने समझा था कि भाई ट्रिब्यूनल क्या होता है। अब हम लोग बढ़ गए एनसीएलटी और एनसीएलएटी। अब आपको ये पता होगा कि कंपनीज एक्ट पहले हुआ करता था 1956, फिर आया कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले क्या होता था, जितनी भी पावर्स होती थी, जितनी भी डिस्प्यूट्स होती थी, वो सारी की सारी डिस्प्यूट्स होती थी हाई कोर्ट के पास। आज जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो और आप देखते हो कि सब जगह लिखा है एनसीएलटी के पास केस जाएगा, एनसीएलटी के पास हम कंप्लेन करेंगे, तो पहले एनसीएलटी नाम का कुछ भी नहीं था। एवरीवेयर हाई कोर्ट वाज रिटन, सब जगह लिखा था हाई कोर्ट। तो आप ये सोच के देखो, कंपनीज के जरा जरा से मैटर्स में भी मैटर कहाँ पहुंच जाता था? हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास अपने कितने काम हैं, तो अल्टीमेटली ये कंपनी के मैटर्स ना लिंगर ऑन होते रहते थे, मतलब ये टलते रहते थे कि भाई हमारे कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है। तो जब हमारा नया कंपनीज एक्ट बन रहा था, बहुत ध्यान से सुनना कहानी, जब हमारा नया कंपनीज एक्ट बन रहा था तो ये सजेस्ट किया गया कि भैया इसी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन डाल दो ट्रिब्यूनल बनाने का, कि कंपनी के मैटर्स अब हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, और इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दे रहे जिसका नाम हम रख देते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये प्रोविजन आया, ये सजेशन किया गया कि भैया एनसीएलटी बना दो। जब ये सजेस्ट किया गया तब इसमें फिर से प्रॉब्लम्स अराइज हुई। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप हाई कोर्ट को देखो, बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितनी भी लीगल पावर्स हैं वो सब होती हैं, एडजुडिकेटरी पावर्स होती हैं, वो होती हैं हाई कोर्ट के पास। अगर आज आप ट्रिब्यूनल बना रहे हो, एनसीएलटी बना रहे हो, और हाई कोर्ट से पावर छीन के एनसीएलटी को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जब भी कुछ अच्छा काम होने जाता है ना, तो कुछ लोग जरूर नेगेटिव लेके आ जाते हैं। जैसे जब आपने सीएस करने की सोची तो बहुत सारे लोग आपको बोलने आए होंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे,
और एक आध बार अगर अटेम्प्ट रुक जाता है तो वही लोग फिर से बोलते हैं हम तो कह रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, है ना। तो इसी तरह जब लोगों ने कहा कि भैया एनसीएलटी बनाओ तो कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि हम हाई कोर्ट की पावर्स को छीन के एनसीएलटी को नहीं दे सकते। तो इस पे बड़ी बहस चलती रही और फाइनली कुछ सालों बाद ये डिक्लेरेशन आ गया कि ओके ट्रिब्यूनल विल बी एस्टैब्लिश्ड और ट्रिब्यूनल को सप्लीमेंट्री रोल दिया गया है। ऐसा नहीं कि हम हाई कोर्ट की पावर्स छीन रहे हैं, बल्कि हम तो हाई कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए एनसीएलटी को बना रहे हैं। तो ये रियलाइज हुआ सबको एंड फाइनली एनसीएलटी गॉट अप्रूवल और तब से हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस में हाई कोर्ट वाली बात लिखी थी उन सब को रिप्लेस करके क्या लिख दिया गया, एनसीएलटी। एंड दैट इज व्हाई आज हम लोग को कंपनीज के मैटर कहाँ लेके जाने होते हैं, एनसीएलटी के पास। तो पूरी स्टोरी समझ में आई, क्या कहानी हुई, चैप्टर समझ आ रहा है सबको? सत्संग तो नहीं लग रहा, थोड़ा है सत्संग जैसा बट स्टिल समझ आ रहा है सबको चैप्टर? थोड़ा बातें बातें करो, तुम्हारा मन भी लगेगा। इज द चैप्टर क्लियर टू एवरीवन? सब लोग बताएं, जल्दी से बताओ, यस और नो। इज द चैप्टर क्लियर? बाकी बच्चे टाइप नहीं कर पा रहे हैं या कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यहां तक का किसी को कोई कंफ्यूजन है सब कि नहीं है? इज एवरीवन देयर? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? कोई आंसर नहीं कर रहा है, कहाँ चले गए सबके सब? हम आगे नहीं बढ़ेंगे अगर आप हमें रिप्लाई नहीं करेंगे तो। यस और नो? चैप्टर समझ आ रहा है? जो कहानी अभी अभी हमने आपको बताई वो समझ में आई? अरे बाप रे बाप, गुस्सा है क्या? नाराज होके बैठ गए? ठीक है भैया, ना बताओ। तो आई एम अज्यूमिंग कि सबको क्लियर है। चलो एनीवेज, तो आई वाज टेलिंग यू हाउ दिस एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी केम इनटू पिक्चर। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अब आप हमसे डाउट पूछोगे ना, हम भी नहीं बताएंगे। अच्छा, on the recommendation of Justice Iradi Committee on Law Relating to Insolvency and Winding Up, a specialized institution for corporate justice, that is tribunal, was being set up. तो ये कह रही कि कमिटी थी जिसने ये रिकमेंड किया कि भाई ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। जरा इस ब्लॉक में देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं अ क्वेश्चन वाज रेज्ड एज टू वेदर सेटिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल। जरा ये देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ। अ क्वेश्चन वाज रेज्ड एज टू वेदर सेटिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एक्सक्लूडिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। यही बात अभी हम आपको बता रहे थे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लिख लीजिए यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी। इज माय ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? हम दिख रहे हैं, सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं दिख ही नहीं रहे हो? इज माय ऑडियो एंड वीडियो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ऑडियो वीडियो सुनाई दे रहा है, हम दिख रहे हैं? अरे बाप रे बाप, I don't know whether you all are there or not. चलो एनीवेज फाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी। अभी यही हम आपको बता रहे थे कि भाई जब एनसीएलटी बना तो एक क्वेश्चन ये रेज हुआ कि भाई एनसीएलटी के आने से हम हाई कोर्ट की पावर्स दे रहे हैं एनसीएलटी को, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी पावर्स किसको मिलनी चाहिए, हाई कोर्ट को।
a ruling was made by 7-judge bench of Supreme Court that the power of judicial analysis of High Court under 226 cannot be eliminated by the Parliament. कह रहे हाई कोर्ट को डिसीजन देने की पावर दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कोई भी लॉ इस पावर को नहीं छीन सकता. आपको कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब एनसीएलटी बनाया गया तो ये कहा गया कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो जो पावर्स हाई कोर्ट के पास थी वो सारी की सारी पावर्स किसको दे दी जाएंगी? एनसीएलटी को. अब यहाँ पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई इस केस में ऑब्जेक्शन रेज हुआ चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि अगर हम हाई कोर्ट की पावर एनसीएलटी को दे रहे हैं तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हाई कोर्ट को पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, एनसीएलटी को पावर दे रहा है एक्ट. और हम लोग को हमेशा पता है व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एक्ट देन डेफिनेटली क्या प्रिवेल करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट अराइज हुआ कि क्या एनसीएलटी को पावर दे देने से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा पैराग्राफ चल रहा है और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी. आई होप सबने लिख लिया है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाली चीज सबने लिख ली है तो इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना उसको. फाइन. देखिए द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 forms the basic structure of constitution. The jurisdiction of the high court cannot be exiled. कह रहे हैं हाई कोर्ट के jurisdiction को खत्म नहीं किया जा सकता. On the other hand, tribunals में function as, underline कर लीजिए लाइन, tribunals में function as supplemental part of judiciary. कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की पावर को खत्म कर दो, लेकिन हाँ ट्रिब्यूनल सप्लीमेंट्री रोल निभा सकते हैं. मतलब they are not replacing but they are supporting the high courts. The tribunal may continue to act like court of first instance in respect of areas of law for which they have been constituted. यानी जिस लॉ के लिए उनको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैटर्स में उनको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है. इसके अलावा जो बाकी मैटर्स हैं वो जनरल कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट्स में जाएंगे. फाइन. It was further recommended, mark करते जाना lines, that tribunals were playing vital part of our judiciary system and it is necessary to ensure that tribunal is set up to deal with those cases under special law. यानी हर केस के लिए हमने ट्रिब्यूनल नहीं बनाया, हमने ट्रिब्यूनल बनाया है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केसेस के लिए, स्पेशल लॉज के लिए, as may be applicable therein, thus providing specialized jurisdiction. Very important mark कर लिए. Further, tribunal cannot decide those disputes which are basically criminal in nature. कह रहे हैं हमने ट्रिब्यूनल को इतनी पावर नहीं दी है कि क्रिमिनल नेचर के डिस्प्यूट्स को भी डिस्कस किया जा सके. ठीक है. और फाइनली देखिए कह रहे हैं इतनी सारे डिस्कशंस होने के बाद, यहाँ देखो लिखा है आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 14 years. कह रहे हैं बहुत सारी जर्नी होने के बाद, बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद फाइनली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल को नोटिफाई किया गया 1 जून 2016. यानी बहुत साल पहले से ये बात चल रही थी और 2016 में फाइनली इनको अप्रूवल मिल गई. ठीक है. द न्यू जुडिशियल फोरम अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ अर्थवाइल सीएलबी, पहले होता था कंपनी लॉ बोर्ड होता था, तो कंपनी लॉ बोर्ड की पावर्स प्लस हाई कोर्ट की पावर्स ये सब की सब अब दे दी गई हैं एनसीएलटी को. ठीक है. और लास्ट पैराग्राफ मार्क कर लो. ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द ट्रिब्यूनल इज टू प्रोवाइड अ सिंपलर, स्पीडियर and more accessible dispute resolution mechanism. सिंपल है, स्पीडियर है. स्पीडियर क्यों है? क्योंकि जल्दी यहाँ डिस्प्यूट सॉल्व होती हैं. ठीक है. एंड मोर एक्सेसिबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन कंपनी लॉ मैटर. तो ये एक क्वेश्चन है पूरा जिसमें जो जो लाइंस मैंने आपको मार्क कराई हैं वो इसका आंसर है. क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड बिलीव मी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस भयानक पैराग्राफ को देख के छोड़ के जाएंगे.
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एनसीएलटी बनता है और हाई कोर्ट की पावर हम एनसीएलटी को दे देते हैं तो क्या इससे पावर्स हाई कोर्ट की खत्म हो रही हैं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हाई कोर्ट को तो पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने और एनसीएलटी को बनाया है एक्ट ने। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। पहली चीज तो इस केस का नाम लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ये एक सप्लीमेंटल रोल प्ले करते हैं। सेकेंड, ये सिर्फ स्पेशल लॉज के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। चंद्र कुमार केस में भी ये कहा गया था कि ये सारे केसेस नहीं देख सकते, जैसे क्रिमिनल मैटर्स को ये नहीं देख सकते, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि एक लॉन्ग जर्नी के बाद फाइनली इनको अप्रूवल मिल गई। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि सिंपलर, स्पीडियर एंड एक्सेसिबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह से बनाई गई है। समझ में आया सबको? ओके, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात कर रहे थे और आई थिंक अगर अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू विल बी वेरी इजीली आंसरिंग इट, ठीक है। तो दो बातें अभी तक सिर्फ हम लोग ने पढ़ी। सबसे पहली बात ये कि ट्रिब्यूनल क्या होता है, और दूसरी बात ये कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, यानी क्या एनसीएलटी और एनसीएलएटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नो, दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर नॉट रिप्लेसिंग द कोर्ट्स बट दे आर जस्ट सप्लीमेंटिंग द कोर्ट्स, राइट? फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कह रहे हैं भैया कौन है हमारे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, कितने मेंबर्स होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से मार्क करो। कह रहे हैं एज पर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट। कह रहे एक इनका हेड होता है प्रेसिडेंट एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड बाय इट थ्रू नोटिफिकेशन। यानी अगर हम इनके कॉम्पोजिशन की बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी, तो अगर हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कह रहे इसमें एक प्रेसिडेंट होगा, फिर कुछ जुडिशियल मेंबर्स होंगे, कुछ टेक्निकल मेंबर। जुडिशियल मेंबर्स वो होते हैं जिनका जुडिशियल बैकग्राउंड होता है, मतलब वो जज वगैरह रह चुके हो। टेक्निकल मेंबर्स वो होते हैं जिनको उस फील्ड की नॉलेज हो, जैसे जिनको कंपनी लॉ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, लॉ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ये होते हैं टेक्निकल मेंबर। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ट्रिब्यूनल में मिक्स होना चाहिए, कुछ जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए जिनका जुडिशियल बैकग्राउंड हो और कुछ टेक्निकल मेंबर्स होने चाहिए, और इन दोनों के हेड पे होना चाहिए एक प्रेसिडेंट। कितने जुडिशियल मेंबर्स होंगे, कितने टेक्निकल मेंबर्स होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता रहेगा और उस हिसाब से एनसीएलटी का कॉम्पोजिशन बनता रहेगा, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर एक चीज दी हुई है, आपको अपनी बुक में एक बहुत बड़ा सा चार्ट दिख रहा होगा, पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय एनसीएलटी। ये है क्या, हम आपको बता दें, ये इन्होंने अलग कंपनीज एक्ट के अलग अलग चैप्टर्स मींस कंपनीज एक्ट के अलग अलग एरियाज में एनसीएलटी की क्या क्या पावर्स है वो दी हुई हैं। तो देखो जैसे कह रहे हैं इनकॉर्पोरेशन, बहुत ध्यान से सुनना 2 मिनट के लिए, आपके मतलब की बात बताएंगे। इनकॉर्पोरेशन के अंडर एनसीएलटी की ये पावर्स हैं। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, आपको लग रहा होगा कि ये आपके कंपनी लॉ की इंडेक्स के हिसाब से है, कंपनी लॉ की बुक की इंडेक्स नहीं है। आपका जो कंपनीज एक्ट है ना वो भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो ये उसके चैप्टर्स हैं। तो ये कह रहे हैं इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में ये पावर्स हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में एनसीएलटी के पास ये पावर्स हैं, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में ये पावर है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स है उसमें ये पावर्स हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में ये पावर है। तो इस तरह से उन्होंने सबकी पावर्स दे रखी हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा सा चार्ट दिया होगा, देखो दिखा आपको, ये जो भी चैप्टर्स आपके कंपनी लॉ के अंडर है ना उन सबके अंडर एनसीएलटी की क्या क्या पावर्स है। अब मेरी बात समझिए, वैसे तो हम आपको ये बोल देते कि इसमें से एनी 5 याद कर लो, 5 पावर्स। वैसे तो आपने कंपनी लॉ के अंदर अलग अलग पढ़ाई हुआ है कि भाई कहाँ पर क्या क्या पावर्स हैं, बट स्टिल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें तो आपको एनी 5 और एनी 6 जो भी आपको छोटे छोटे लगे वो आप याद कर लो। लेकिन हमको एक डर है, हमको डर ये है कि कहीं आपका इंस्टीट्यूट बदमाशी ना करे और वो स्पेसिफिकली ना पूछ ले व्हाट आर द पावर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। अब आपको समझ में आया? ठीक है, कि कहीं वो ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले
तो क्या मैम हमको पूरे याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। मैम ने आपके साथ कभी अन्याय होने दिया है? आज तक कभी हमने आपके साथ अन्याय होने दिया है? तो आज भी नहीं होने देंगे। तो करना क्या, सबका एक एक याद कर लेना, एक एक दो दो, ठीक है। इससे सबका में भी जो मेन है, जैसे शेयर कैपिटल डिवेंचर है, इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, देन डिपॉजिट्स में तो है ही 2 पॉइंट, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी रहने देना, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रहने देना, इतना डीप नहीं पूछेंगे। बस स्टार्टिंग के जो 5-6 है ना, उन्हीं को ही कर लेना, और सबके अंदर 2-2 पॉइंट्स रीड कर लेना। अब इससे होगा ये, अगर वो क्वेश्चन नॉर्मल पूछते हैं पावर्स ऑफ एनसीएलटी, तो आप सारे पॉइंट्स क्लब करके लिख देना, और अगर वो स्पेसिफिकली पूछते हैं तो आप उसके 2 पॉइंट्स आपको आते होंगे, 2 पॉइंट तो लिख ही देना, एक आध पॉइंट अपने मन से बना देना, बस आधा 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो वो क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, शायद उसमें आपको कुछ मिल जाए। आपको समझ में आया हमने आपको बताया क्या? समझ में आया कैसे करना है इसको, है ना? तो सबका एक एक पॉइंट, 2-2 पॉइंट, जो आपको सबसे छोटा पॉइंट लगे कि भाई ये सबसे छोटा लग रहा है, ठीक है, वो बस याद कर लेना, वो पढ़ लेना। बल्कि आज आपका होमवर्क यही है, वो छोटे छोटे पॉइंट मार्क कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो हमसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, और अभी मत याद करना इसको, टेस्ट में चलो हम नहीं देंगे पक्का। बस मेन एग्जाम के एक दिन पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पहले से याद, आप कितना भी कर लो आप भूल जाओगे। तो ऐसी जो चीजें आती है ना, उसको आप पन्ना मोड़ दिया करो, हाफ पेज मोड़ दिया करिए, कि भाई लास्ट में जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार ये देख के जाएंगे। तो ये टॉपिक वैसे इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट यू नेवर नो योर इंस्टीट्यूट। तो लास्ट में बिल्कुल जब जाना तो सबके 2-2 पॉइंट्स एक बार नजर मार के जाना, यू नेवर नो वही आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं, लेकिन हाँ पॉइंट्स मार्क करके रख लेना, लास्ट में बिल्कुल इसको प्रिपेयर करके जाना। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इससे आपको ये पूरा चार्ट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज की क्लास जो है वो स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। फाइन ऑल ऑफ यू, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बिगिन करेंगे, ओके।